Welcome back everyone. So let's start with the second topic of second unit of your ninth paper, that is critical theory. The topic today is The Death of the Author by Roland Barthes. So this question will cover up the critical analysis of this essay. So how does the death of the author facilitate the birth of the reader? So in the last essay we were reading about two aspects of language. सो जो लास्ट आपका ऐसे था, इससे पहले की जो वीडियो होगी वो रिलेटेड था लिंग्विस्टिक्स के साथ, फॉर्मलिस्टिक स्टडी के साथ. ये रिलेटेड है थ्योरी के साथ कि कैसे जो रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म शुरू हुआ उसके साथ ऑथर की डेथ हुई और रीडर का बर्थ हुआ. दिस ऐसे इज़ अबाउट दैट. So Roland Barthes was the most brilliant and the most influential of the generation of literary critics in 1960s. He was a professor of literary semiology at prestigious Collège de France. He came into prominence with his first book, Writing Degree Zero. It drew attention of the scholars by its dogmatic tone. Dogmatic is which is full of doubts. This work shows influence of Jean-Paul Sartre. His major contribution is associated with valorizing the role of language. तो जैसे पहली वीडियो में हम बात कर रहे थे लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर की, उसी तरह से यहाँ पर बात्स ने भी वेलराइजिंग मीन्स मेकिंग पावरफुल, उसने लैंग्वेज के रोल को पावरफुल बताया है. हिज मोनूमेंटल वर्क्स द एलिमेंट्स ऑफ सिमियोलॉजी रिटन इन 1964, इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रक्चरल एनालिसिस, एस्टैब्लिश्ड हिम एज अ फोरमोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ऑफ द पीरियड. तो स्ट्रक्चरलिस्ट अगेन एक ऐसा लिंग्विस्ट है जो स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहा है, उससे मीनिंग मेकिंग की तरफ रीडर को गाइड कर रहा है. एज डेविड लॉज सेज, at this period he seems to have shared the structuralist ambition to find a science of literary criticism. So this was the time when literary criticism was joining hands with structuralism. Later, perhaps under the influence of Derrida and Lacan, he rose above the limits and limitations of narrative and devoted himself to the analysis of production of meaning and the process of reading. तो बार्ट्स ने अपने इनिशियल ईयर्स में उसका जो फोकस था वो स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ था, और बाद में उसने अंडर द इम्प्रेशन ऑफ दरीदा, जो कि आपके यूनिट 3 का फर्स्ट ऐसे है, तो तब उसका जो अटेंशन है वो फिक्स हुआ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ. तो इन हिज एनालिसिस ऑफ फैशन मैगजीन्स इन द फैशन सिस्टम एंड इन हिज ऐसे द डेथ ऑफ द ऑथर, बार्ट्स मूव्ड इनटू a new phase of more personal and essayistic reflection. So, the death of the author announces the author has no control over the written text. The essay opens with an argumentation over the story Sarcine, written by Balzac. Balzac has described a castrato disguised as a woman. अब ये शुरू कहाँ से होती है आर्ग्यूमेंट? सबसे पहले ऐसे के शुरू में उसने एक स्टोरी डिस्कस की है विच हैज़ बिन रिटन बाय बल्जैक. स्टोरी का नेम है सार्सीन, और इस स्टोरी में है क्या कि एक कास्ट्रेटो है. कास्ट्रेटो मीन्स अ पर्सन हु इज़ नीदर मेल नॉर फीमेल. तो उसने अपनी ड्रेस डाली हुई है एक वुमेन की. तो वो ये फॉलोइंग लाइन उस करेक्टर के बारे में है, एक ऐसा करेक्टर जो ना मेल है ना फीमेल है, लेकिन उसने ड्रेस डाली है वुमेन की. तो जो वो वहाँ पर दिखा रहा है स्टेज पर, उसके बारे में, जो स्टोरी में वो डिपिक्ट किया गया है उसके बारे में बार्ट्स ने उसका एनालिसिस करके ये लिखा है. दिस वॉज वुमेन हर सेल्फ विद हर सडन फियर्स, हर इरेशनल विम्स, हर इंस्टिंक्टिव वरीज, हर इम्पेचुअस बोल्डनेस, हर फसिंग्स एंड हर डिलीशियस सेंसिबिलिटी. तो ये सारी लाइंस में देखो आप, उसने एक तरह से एनालिसिस करने की कोशिश की है कि जो हम स्टोरी में पढ़ रहे हैं, जो कैरेक्टर हमारे सामने आ रहा है, उसने अपने आप को वुमेन की तरह डिस्गाइज किया हुआ है, लेकिन इन रियलिटी में वुमेन नहीं है. तो जो सारी चीज़ें उसके साथ कनेक्टेड स्टोरी में आ रही हैं, क्या वाकई वो उसकी अपनी हैं? आर देयर इन रियलिटी ऑफ हर ओन? दिस इज़ द क्वेश्चन. सो हु इज़ स्पीकिंग इन द स्टोरी? Is it the voice of the author or the hero or wisdom that is shared by all humanity? The answer to any of these questions can never be attained because writing is an act of destruction. तो राइटिंग में हम कभी भी मीनिंग मेकिंग जो है वो एग्जैक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही एक वर्क लिखा जाता है वो एक तरह का डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि मीनिंग जो है दैट इज़ मेड आउट बाय द रीडर. It is a negative and neutral act which erases all identity. The moment a fact is narrated, the voice loses its origin. ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है डेथ ऑफ द ऑथर में, कि जैसे ही एक फैक्ट नरेट किया, जैसे ही कुछ लिखा गया,
उसी मोमेंट पर उसकी जो वॉइस है, वॉइस का यहाँ मतलब क्या है, जो बात कही गई है उसका ओरिजिन ख़त्म हो जाता है। द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग स्पेल्स द डेथ ऑफ द ऑथर। Barth says the author enters into his own death, writing begins. अब यही यहाँ पर क्रूशियल पॉइंट समझने वाला है कि आप कोई भी बुक जब पढ़ते हो तो वहाँ पर उस बुक की मीनिंग मेकिंग के लिए ऑथर खुद इंटरफेयर नहीं करता। तो सबसे पहले जब आप किसी वर्क को रीड करोगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चरलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे ही आप एक वर्क को पढ़ोगे आप उसके स्ट्रक्चर से उसको समझने की कोशिश करोगे, तो जो मीनिंग भी आप उस वर्क का निकालोगे वो मीनिंग लीस्ट अफेक्टेड होगा कि वो किसने लिखा है। तो जो लिखा गया दैट इज़ ऑलरेडी फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ ऑथर। तो ऑथर की अपनी डेथ हो गई, तभी राइटिंग की शुरुआत होती है। मतलब ऑथर अपनी लिखी हुई चीज़ को मेंड करने के लिए ही कैन नॉट एंटर इनटू द बुक। देन व्हाट इज़ एन ऑथर? तो ऑथर क्या है? अब पुरानी सोसाइटीज़ में, यहाँ पर नेक्स्ट पैरा पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पुराने स्टाइल में जब स्टोरीज़ लिखी जाती थी तब जो ऑथर होते थे वो ओमनिशेंट ऑथर होते थे। स्टोरीज़ जो होती थी थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी जाती थी, और उसका ये स्टाइल था कि जो कुछ भी ऑथर ने लिखा है, ऑथर को बिगनिंग पता है, मिडल पता है, एंड पता है। लेकिन उसके बाद जब चेंजेस आई स्टोरी राइटिंग में, तब स्टोरी को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया, जिसमें स्टोरी जैसे डेवलप करती है वैसे वैसे हमें इंसिडेंट्स का पता चलता है। तो अगर हम ओल्डर सोसाइटीज़ की बात करें तो यहीं पर यहाँ पर लिखा है, तो ऑथर कौन है? पुराने टाइम में ऑथर कौन था? एनोनिमस था, क्योंकि स्टोरीज़ जो थी वो वर्बल जो उनका था, ट्रैवल कर रही थी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ऑथर कौन था? ही वॉज अ नैरेटर, अ परफॉर्मर हु एक्टेड एज अ मीडिएटर, whose mastery over his art of narration was admired, but he was not considered as a genius but as an inventor. In modern sense of the term author, a special responsibility is delegated on the person in which literature and his own personality are bridged. लेकिन आज के टाइम में जो ऑथर है उसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज ऑथर इज़ नो लॉन्गर अनोनिमस। जैसे आप एक वर्क पढ़ते हो, उसके ऑथर का नेम पढ़ते हो, यू कैन सर्च अबाउट दैट ऑथर एनीवेयर ऑन डिजिटल मीडिया। So the author still reigns in the histories of literature, biographies of writers, interviews, magazines, and in the very consciousness of men of letters. तो author इन सभी domains में author is living. author कहाँ है? author literature की history में है, biographies में है, men of letters की consciousness में है, anxious to unite their person and their work through diaries and memoirs. The work lives through the author. तो आज के टाइम में जो work है वो author के through it lives for a long time. The separation of the author from language allows it full freedom to act or progress without any controlling authority. जैसे ही हमने ऑथर के साथ वर्क को अलग कर लिया, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म है, हम ये मान के चलते हैं कि जो मीनिंग है वो स्ट्रक्चर में ही है। जब हम स्ट्रक्चरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बुक को पढ़ते हैं, एक किसी वर्क को पढ़ते हैं, तो हम सेपरेट कर देते हैं ऑथर को उसके वर्क से। तो उसके बाद फुल फ्रीडम किसकी हो जाती है? फुल फ्रीडम हो जाती है उस स्ट्रक्चर की, ऑथर वहाँ से निकल जाता है। सेम आइडिया वाज गिवन बाय टी.एस. एलियट इन अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, जब एलियट ने कहा था कि पोइट्री इज़ नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन escape फ्रॉम इमोशन, इट इज़ नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन escape फ्रॉम पर्सनैलिटी। तो एलियट की अगर आपको ये याद हो डेफिनेशन, उसमें एलियट ने कहा था कि पोइट्री ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिवली वो एक्सप्रेस करे जो व्यू पॉइंट है पोइट का। तो यही चीज़ यहाँ पर आ रही है कि स्ट्रक्चर अपने आप में मीनिंग दे, वहाँ पर ऑथर की ज़रूरत नहीं है। जब हमने ऑथर को टेक्स्ट से अलग कर दिया तो ऑथर क्या बन गया? स्क्रिप्टर। स्क्रिप्टर कौन होते हैं? जो राइटिंग करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं। अब यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि ऑथर जो है, जो वर्क लिखा जाता है, ऑथर की उसके साथ एक आइडिया के साथ कनेक्शन होता है। जब कोई वर्क कोई डेवलप करता है राइटर, तो उसके साथ राइटर का एक मैसेज जुड़ा होता है। लेकिन जैसे ही हमने ऑथर को अलग कर दिया, ये कौन कर रहा था? स्ट्रक्चरलिस्ट कर रहे थे कि ऑथर को वर्क से अलग कर रहे थे और कह रहे थे कि वर्क का अपने आप में मीनिंग है। यही बात रोलैंड बार्थ्स ने कही है इन डेथ ऑफ द ऑथर, कि ऑथर की कोई प्रेजेंस नहीं रहती, ऑथर की डेथ हो जाती है, तो सारा मीनिंग मेकिंग प्रोसेस जो है वो रीडर करता है। कहाँ से करता है? उस स्ट्रक्चर को पढ़ के करता है। तो जैसे ही ऑथर को हमने अलग किया वर्क से, तो ऑथर क्या बन गया? स्क्रिप्टर बन गया।
अब स्क्रिप्टर क्या होगा, जिसको ये पता है कि स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ हो रही है, इंग्लिश की हो रही है, हिंदी की हो रही है, तो वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान रखेगा और उसके अंदर जो आइडियाज़ कन्वे किए गए हैं उससे वो दूर हो जाएगा. So this radical change makes author a scripter who lives simultaneously with the text, who he has no room for improving, guiding and revising what comes out of him. The text is multidimensional and multivocal or tissue of quotations. जब हम ऑथर को वर्क से अलग कर देंगे तो टेक्स्ट क्या बच जाएगा, टेक्स्ट बच जाएगी टिश्यू ऑफ कोटेशंस. तो वो डिफरेंट बातें जो ऑथर ने वहाँ पर लिखी हैं, जब उसकी वॉइस ही हम ख़त्म कर देंगे तो वो कोटेशन ही बच जाएंगे. The text becomes an interplay of signs. The reader extracts multiple meanings by understanding or exploring the relationship of signifier and signified. The response of reader is highly individual and dismisses the originality of the author. As one scholar has said, the text is an empty space filled with quotations. The author is either good or bad at constructing text on the basis of several codes at his disposal. तो टेक्स्ट क्या बन जाती है, टेक्स्ट एक एम्प्टी स्पेस है जिसमें कोटेशंस लिखी गई हैं. अब आप ये कोटेशंस का मतलब समझ रहे हो ना, कि जो कुछ भी ऑथर ने लिखा था, अगर हम वहाँ से ऑथर की अथॉरिटी को ख़त्म कर दें तो वो चीज़ें हमारे सामने कोटेशंस के रूप में बच जाएंगी. और ऑथर कौन है, ऑथर एक स्क्रिप्टर की तरह है जिसको वो सारी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट आती है और वो उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके लिख रहा है. सो द रीडर इज़ प्रिविलेज्ड एज नेवर बिफोर. जब ऑथर को वहाँ से टेक्स्ट से निकाल दिया गया तो सारी जो प्रिविलेज थी, सारे जो राइट्स थे, वो किसके पास आ गए, मीनिंग मेकिंग के रीडर के पास. तो रीडर को ऐसा फ्रीडम मिला, ऐसा प्रिविलेज मिला जो पहले कभी नहीं मिला था. द रीडर इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द टेक्स्ट. अब टेक्स्ट का मीनिंग कौन बना रहा था, रीडर. इट्स यूनिटी लाइज इन हिम, नॉट इन द ऑथर. द ओल्ड क्लासिक क्रिटिसिज्म नेवर पेड एनी अटेंशन टू द रीडर. इससे पहले जो ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म था उसमें रीडर की बात कोई नहीं कर रहा था. द ऑथर मस्ट die because the birth of reader must be at the cost of death of author. This is the concluding sentence of this essay कि author की death होगी तभी reader का birth होगा. अब इस पूरे essay में उसने show क्या किया है, this essay shows a shift from structuralism to post-structuralism. Structuralism की बात करते करते जो बात है, he is turning towards post-structuralism. The hold of the author had begun to weaken in the French literature in modern times. Stephen Malraux, a great French symbolist poet, gave a new way of separating the language from the author. Paul Valéry, Marcel Proust followed this trend. Proust has been preoccupied with psychological analysis. He favored on blurring the relation between author and his characters. He concentrated on the man who is going to write, not on him who has written. बार्ट्स ऐसे इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ दिस ट्रेंड. तो बार्ट्स ने भी इन्हीं सभी ट्रेंड्स के बीच में अपने जो आर्ग्यूमेंट है उसको कंटिन्यू किया है. दिस मेजर शिफ्ट गेव राइज टू एक्सटेंसिव रिसर्च एंड न्यू स्कूल ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इमर्ज्ड. तो जैसे ही रीडर की बर्थ की बात होती है वहाँ पर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत हो जाती है. अब देखो, स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है कि जो वर्क आपके सामने है आप उसके स्ट्रक्चर को पढ़ के उसका मीनिंग निकालोगे, वो स्ट्रक्चरलिज्म है, फॉर्मलिज्म है. लेकिन जैसे हम रीडर की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन की, कि एक वर्क जो है उसके एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं और जो मीनिंग है वो स्ट्रक्चर में ना होकर स्ट्रक्चर के पोस्ट है, स्ट्रक्चर के बाद है. तो स्ट्रक्चर के बाद क्या होगा, स्ट्रक्चर के बाद तो रीडर ही है जो स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है. तो इस तरह से जो डिस्कशन स्टार्ट होती है स्ट्रक्चरलिज्म से, वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ चली जाती है. So these post-structuralists believed in the role of reader as the meaning maker or as an agent of interpretation. Michel Foucault, a postmodernist thinker, is of the same opinion. According to him, the author is a certain functional principle by which in our culture one limits, excludes and chooses, by which one masks the manner in which we fear the proliferation of meaning. तो फूको ने इसके बारे में एक और एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन दी है कि ऑथर एक फंक्शनल प्रिंसिपल है हमारे कल्चर में, जो अपने वर्क को कंट्रोल करता है, उसको एक्सक्लूड करता है, वर्क्स को उसमें से चूज़ करता है, और वो मीनिंग कंट्रोल करने का कहीं ना कहीं ऑथर काम कर रहा है. द आइडियाज़ प्रेजेंटेड इन द डेथ ऑफ द ऑथर वर फुली एंटिसिपेटेड बाय द फिलोसफी ऑफ द स्कूल ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म. न्यू क्रिटिसिज्म आपको पता है कि हम फॉर्मलिज्म की बात करते हैं. It also breaks a little new ground when it denies the possibility of any stable, collectively agreed upon meaning. The essay fetched a lot of criticism,
It is good to liberate the reader from the bondage of preconceived ideas, but a work can never be separated from its creator. तो लास्ट में क्या बात, यहाँ पर थोड़ी सी एंट्री फिर से ऑथर की हो जाती है, क्योंकि आप वर्क को कभी भी उसके क्रिएटर से अलग नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बोला, जब भी एक वर्क लिखा जाता है तो उस वर्क के पीछे लिखने वाले का एक आइडिया होता है, एक पर्पस होता है, तो उससे अलग करके हम वर्क को नहीं समझ पाएंगे। इन अनदर ऐसे फ्रॉम वर्क टू टेक्स्ट, बार्ट्स लेट्स द ऑथर एंटर द टेक्स्ट थ्रू बैक डोर। इस लाइन का मतलब क्या है कि उसने दूसरे अपने वर्क में ऑथर की एंट्री दिखाई है कि ऑथर डज अफेक्ट द वर्क। He says if the author is a novelist, he inscribes himself in the text as one of the characters. ये बात आपको मैंने क्लास में कई बार बताई अपने स्टूडेंट्स को कि जो नॉवल होता है उसमें जो नॉवल के कैरेक्टर्स की सेटिंग है, दैट शोज़ की राइटर की प्रेफरेंस कहाँ पर है। राइटर किसी एक कैरेक्टर को अपना स्पोक्समैन बना लेता है, उसके थ्रू वो अपने आइडियाज़ को, अपने जो उसकी लाइक्स डिसलाइक्स हैं वो नॉवल में वो सबके सामने रखता है। तो एक ना एक कैरेक्टर जो है वो उसमें उसका फेवरेट होता है, या एक ऐसा कैरेक्टर जो उसके मीनिंग को कन्वे करने का काम करता है। सो ही मे नॉट बी एबल टू अराइज द डिज़ायर्ड इफेक्ट इन द रीडर, बट हिज अटेंशन और हिज मीनिंग लाइज इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस गिवन टू हिज कैरेक्टर्स। तो जिस तरह के कैरेक्टर्स को प्रेफरेंस मिलेगी उस नावल में, वही शो करता है कि राइटर की प्रेफरेंस क्या है। जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स नावल में दोज कैरेक्टर्स हु आर विनिंग इन द एंड, तो वो दिखाते हैं कि वो किस फिलॉसफी की विक्ट्री दिखाना चाहता है। और जिन कैरेक्टर्स को लास्ट में दे आर सफरिंग लॉस, तो वो दिखाते हैं कि राइटर इनकी फेवर में नहीं है। सो द ऑथर स्पीक्स टू द रीडर थ्रू रिटन वर्ड्स. Both of them belong to different times, different societies, cultures, and literary backgrounds. So this line is very easy and very important also, कि ऑथर जो है वो अपने वर्क के थ्रू, अपने रिटन फॉर्म के थ्रू वो रीडर से कम्युनिकेट करता है। लेकिन रीडर और जो ऑथर है वो डिफरेंट सोसाइटीज़ को बिलोंग करने वाले होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स और लिटरेरी बैकग्राउंड्स के हो सकते हैं। तो उनके बीच में लिंक क्या है? टेक्स्ट. Text is the link that binds them together. Though the meaning of the text is never gained in the whole, thus essay contains the germ of deconstruction because it talks about change in center for the author and the reader. It remains an important document for new style of analysis of a text and for theory of reader response criticism. तो ये एक टर्निंग पॉइंट था ये ऐसे। इसके बाद रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म की शुरुआत होती है। The essay has become one of the basic documents of the postmodernist literary positions. Without reading it, students' knowledge and understanding of the recent literary theory would remain incomplete. तो ये ऐसे इसीलिए सेमिनल है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म की बिगनिंग हो रही है। और इसको समझने के लिए, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म को समझने के लिए इस ऐसे का एनालिसिस समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो दिस वाज अबाउट द डेथ ऑफ द ऑथर। आई होप कि ये वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर से हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ ड्रॉप योर ऑनेस्ट कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. I really look forward to your feedback. Thank you so much for watching.